एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूके पीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कल का डेली न्यूज़ एनालिसिस नहीं आ पाया, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितनी भी कल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आज के लेक्चर में कवर कर दी गई हैं, है ना। तो एज़ यूजुअल जो हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। जितने भी हमारे पास 4-5 क्वेश्चन थे उनको डिटेल में एक बार देख लेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 वन लाइनर न्यूज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, है ना। फिर जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पश्चिमी विक्षोभ है, और पश्चिमी विक्षोभ से क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आपदाएं आ रही हैं, है ना। पश्चिमी विक्षोभ अक्सर कब आता है? सर्दियों में आता है। कब आता है? सर्दियों में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, प्री मानसून हो चुका है। जैसे मार्च से और मई के बीच में जो ये वाला टाइम होता है ना, यहाँ पर अब पश्चिमी विक्षोभ क्या कर रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है, जो क्या है, जो उत्तराखंड के लिए बड़ी ही खतरनाक चीज़ है। इससे क्या हो रही है, आपदाओं की संख्या लगातार देखने को मिल रही है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है एक भूगोल की घटना है, जिसमें जीएस पेपर 1 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उत्तराखंड में जीएस पेपर 6 के लिए उत्तराखंड में जो भूगोल है और उसका क्या है, आपदा प्रबंधन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ को हम प्रिलिमिनरी के एस्पेक्ट से भी देखेंगे। कई बार प्रीलिम्स में इससे संबंधित सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है C4 स्टेम। स्टेम से रिलेटेड क्या है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, ठीक है। इससे मतलब होता है स्टेम का, ठीक है। तो ये आपके क्या है, प्रिलिमिनरी के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही। स्टेम की फुल फॉर्म देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, क्यों ये न्यूज़ में आया है ना। तो ये क्या है, उत्तराखंड के परपेक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज़ किया गया है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी को एक दिवस मनाते हैं हम। उस दिवस को भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। मुझे पता है कि आपको पता नहीं होगा वो कौन सा दिवस है ना। उसको आगे क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना। और ये प्रिलिमिनरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मेंस के लिए भी उतना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर जो तीसरी न्यूज़ है ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी के एस्पेक्ट से है और मेंस के एस्पेक्ट से भी है, कि कैसे ये जो टेलीस्कोप है, हाँ, ये हमारे लिए क्या होंगे, कामयाब, मतलब हमारे को क्या करेंगे, जो खगोल विज्ञान है वहाँ पर क्या करेंगे, मदद देंगे। जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक का पार्ट है वहाँ से सीधे सीधे रिलेट करता है, और प्रिलिमिनरी में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाल ही में जो 2 नए टेलीस्कोप लगाए गए हैं, किसके द्वारा लगाए गए हैं, कहाँ लगाए गए हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो 5वीं न्यूज़ है आपके पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे कौन से प्रधानमंत्री हैं, जरा मुझे बताना, कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको 2 देशों का क्या मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है। भारत रत्न भी मिला है उन्हें, और निशान पाकिस्तान भी मिला है। तो दोनों ही सर्वोच्च क्या है, पुरस्कार है संबंधित देशों के, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन से पीएम है हमारे, ठीक है। मोरारजी देसाई हैं उनका नाम। तो ये हमारे न्यूज़ में था, इसको भी हम देखेंगे और बड़े डिटेल में देखेंगे। ये हमारे प्रिलिमिनरी के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, साथ में मेंस में भी देखेंगे, इसको थोड़ा सा इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर ये फिट बैठता है, ठीक। फिर 6वीं जो न्यूज़ है, राइसिन है। जो अरंडी के बीज होते हैं ना, अरंडी के जो बीज होते हैं उनसे क्या बनता है, राइसिन बनता है। और राइसिन कुछ है और नहीं है, ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसको आप जीएस पेपर 3 में कहाँ पर इसको रिलेट करेंगे, तो जो मॉडर्न टेररिज्म है ना, वहाँ पर एक साइंस एंड टेक में रिलेट करता है ये। और कैसे आप देखो कि जो टेररिस्ट हैं वो मॉडर्न टेररिज्म, मतलब लगातार अपने को अपग्रेड करते हुए चल रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, देशों को भी इसके लिए अपग्रेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए ही, है ना। फिर जो अगली न्यूज़ आती है, राफेल लड़ाकू विमान से संबंधित है और बोइंग P-8I से संबंधित है, ठीक है। बोइंग P-8I का संबंध किससे है, अमेरिका से संबंध है, और राफेल का संबंध किससे, फ्रांस से संबंधित है। तो ये प्रिलिमिनरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, साथ में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में अगेन साइंस एंड टेक से ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर जो नई इन्फ्लेशन सीरीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इसका बेस ईयर होता था 2012, अब इसका बेस ईयर बदल के कितना करने की बात करी गई है, तो 2024 करने की बात करी गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो है ही है, साथ में मेंस में जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स से सीधे सीधे रिलेट करती है ये। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट, मतलब आज के जो लेक्चर है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपके लिए यही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर वैली ऑफ द किंग्स को देखेंगे। ये वैली ऑफ द किंग्स कहाँ है भाई, इजिप्ट में है। कहाँ है, मिस्र में है। तो यहाँ पर क्या मिले हैं, भारत का यहाँ पर एक संबंध मिला है, भाषाओं से संबंध मिला है, और ये हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेट है। प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, साथ में मेंस में जीएस पेपर 1
है ना, जीएस पेपर 1, चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो, चाहे आप आर्ट एंड कल्चर की बात करो, किसकी बात करो, आर्ट एंड कल्चर की बात करो, यहाँ पर क्या होता है, ये टॉपिक फिट बैठता है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी। ठीक है, फिर आज हम स्टैच्यूटरी बॉडी में करेंगे सीबीसी को क्या कर लेंगे, डिटेल में डिस्कस कर देंगे। सारे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो देखी थी, और जो भी हमारे क्या है वैधानिक निकाय हैं, जो स्टैच्यूटरी बॉडी हैं, उसमें जैसे एनजीटी हो गया, सेबी हो गया, और भी 2-3 हमने करे हैं, और आज क्या कर लेंगे, सीबीसी को भी इसमें ख़त्म कर लेंगे। मैपी न्यूज़ में कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये इन्हीं टॉपिक में क्या बन जाएगा, बहुत ही बड़ा बन जाएगा। इसमें एक टॉपिक छोटा भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसी से संबंधित है, किससे, आर्टिकल 94 से संबंधित है। ठीक है, जो आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या है, आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा। अब उसमें आगे देखेंगे, सुषमा स्वराज जी ने जब वो अपने टाइम पे थी तो उन्होंने एक वक्तव्य बोला था, वो वक्तव्य फिर से एक बार दोबारा न्यूज़ में आ चुका है, तो उसको भी हम रिलेट करते हुए चलेंगे फर्दर आगे। तो वो भी जो न्यूज़ है वो जीएस पेपर 2 के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लगाना भूल गया था मैं, पर वहाँ पर हम फर्दर देख लेंगे आगे कि कौन सी न्यूज़ है वो। ठीक है, तो आगे मैं बताना चाहूँगा, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं आपके लिए नई नई चीज़ों को ला रहा हूँ, वैसे वैसे आपके आंसर भी कम होते जा रहे हैं। ये बड़ी ही चिंता की बात है, ये आपके लिए भी चिंता की बात है, साथ साथ में मेरे लिए भी बड़ी क्या है, चिंता की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आप क्या कर सकते हैं, जो भी मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग देता हूँ, अगर आप अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं मुझे, ठीक है, कि कहाँ पर सुधार हो सकता था, तो आप टारगेट यूकेपीएससी के चैनल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे ही आपको ये आइकन मिलेगा, आप सीधे ही ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो इन्फोग्राफी मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ, जो आपके क्या है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, साथ में किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। और भी फर्दर और भी इसमें क्या करेंगे, लगातार नई नई चीज़ों को करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जो पीआईबी की जो जितनी भी न्यूज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर डाल दी जाए, है ना, तो वो भी क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे मेंस के एस्पेक्ट से तो होती हैं, साथ में प्रिलिमिनरी के लिए भी क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर न्यूज़ को। तो वन लाइनर न्यूज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है भैया, 91 है। तो ये हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगली जो न्यूज़ है वो सिविल जज परीक्षा में शीर्ष स्थान पाकर सान्या नाथन ने केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनेंगी ये। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली ऐसी महिला कभी भी आता है तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, पूछना ना पूछना तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से एक बार हम इसको तो क्या कर सकते हैं, कवर कर ही सकते हैं। ठीक है, क्या पता पूछ दे, तो जब पूछ देगा तो आपके लिए फ़ायदा है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ग्रीन सेस से संबंधित था, और बताना था कि कौन सा कथन इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें गलत है। हमने ग्रीन सेस के बारे में सब कुछ देख लिया था। सबसे पहले हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, जो हमारी सीएनजी व्हीकल होंगी, और जो हमारी हाइब्रिड मोड की व्हीकल होंगी, उन पर यह सेस नहीं लगेगा, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा हमने देखा था कि जो भी ग्रीन सेस से प्राप्त हमको राजस्व होगा उसका संबंध किससे होगा, सड़क पे हम उसका खर्च करेंगे और पर्यावरण पे उसका खर्च करेंगे। तो ये भी दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा हमने देखा था कि जो भी उत्तराखंड की वाहन होंगे, जो उत्तराखंड सीरीज मतलब नंबर से वाहन होंगे, उन पर क्या नहीं लगेगा, ग्रीन सेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि देना अनिवार्य है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी सही है। लेकिन जो आगे देख लेते हैं, उत्तराखंड फास्टैग और एएनपीआर है ना, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, इसके क्या है, फुल फॉर्म है। और यहाँ से क्या, इन दो टेक्नोलॉजी से क्या किया जाएगा, ये कर वसूला जाएगा। ठीक है, ग्रीन सेस इनसे वसूला जाएगा, इन दो टेक्नोलॉजी से। तो ये भी क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगली जो न्यूज़ थी उसका ये क्वेश्चन था कि लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था आपके पास वो क्या था, संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत अध्यक्ष को हटाने का संकल्प लाने से पहले कम से कम 14 दिन की उन्हें क्या देनी चाहिए, लिखित सूचना देना अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन हो तो वे सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकेगा। ये भी बिल्कुल सही है। जो तीसरा ऑप्शन है वो है अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विशेष बहुमत से नहीं बल्कि स्पेशल मेजोरिटी नहीं था, बल्कि क्या था, इफेक्टिव मेजोरिटी था। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसके क्या है, दो ऑप्शन सही है, 1 और 2, बी बॉल इसका क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, बी बॉल इसका सही आंसर है। अगली जो हमारी न्यूज़ थी वो आर्थिक सुरक्षा से रिलेटेड थी, और आर्थिक सुरक्षा से कैसे विदेश नीति तय हो रही है ना, यही वाला टॉपिक था ये। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 2023 में G7 नेताओं की बैठक तक किस अवधारणा के स्थान पर अब आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
प्राथमिकता दी गई है तो वह ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण इसका क्या था, सही आंसर था। अगला जो क्वेश्चन क्या था कि जो हमारी जो पुरातात्विक मूर्तियां हैं जो अमेरिका के एक म्यूजियम में है, अमेरिका उनको क्या लौटाना चाहता है, भारत को वापस लौटाना चाहता है अब। ठीक है, तो कौन कौन सी मूर्तियां हैं वो, सबसे पहले नटराज की मूर्ति। तो नटराज की मूर्ति क्या है, चोल काल के से संबंधित है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है ना, चोल काल से संबंधित है नटराज की मूर्ति, भगवान शिव से संबंधित है। फिर सोम स्कंद मूर्ति में भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश का चित्रण है। तो भगवान गणेश का चित्रण नहीं बल्कि किसका है, कार्तिकेय का चित्रण है। तो वहां पर 3 चीजों का चित्रण है, भगवान शिव का चित्रण है, देवी पार्वती का चित्रण है और कार्तिकेय भगवान का क्या है उसमें चित्रण है। तो सोम स्कंद यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन था कि संत सुंदरर की मूर्ति विजयनगर काल की है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 1 और 3 इसके सही ऑप्शन है, तो इसका बी बॉल क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, सबसे पहले उत्तराखंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। और उत्तराखंड न्यूज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो पश्चिमी विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो जब ये आर्टिकल आया है तो ये आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एक क्या है, रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और ये किसने प्रकाशित करी है, तो IIT रुड़की ने प्रकाशित करी है। ठीक है, आप इसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, एक तो प्रीलिम्स में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा। ठीक है, दूसरा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो पश्चिमी विक्षोभ से क्वेश्चन आएगा। पश्चिमी विक्षोभ को हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, कहां से उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, यहां पर अगर तीसरा क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स से तो वो प्री मानसून से बन सकता है और पूछ सकता है आपको कि प्री मानसून जो सीजन होता है वो कब से कब तक का होता है। तो वो कब से कब तक का होता है भाई, मार्च से मई तक का होता है ना। ये तो हो गया अपने प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से। लेकिन अगर हम इसको मेंस के एस्पेक्ट से देखें तो जीएस पेपर 1 में सीधे सीधे आपके पास टॉपिक है पश्चिमी विक्षोभ, वहां पर आपके पास मेंस का सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। और जीएस पेपर 6 में बन सकता है ना, उत्तराखंड में जो जलवायु परिवर्तन है उससे होने वाली समस्याएं, है ना, ये आपके पास क्या है, टॉपिक है ना। और वहां पर आप पश्चिमी विक्षोभ को एज ए एग्जांपल की तरीके से या तो कोड कर सकते हैं, या जब आप जीएस पेपर 6 में आप क्या करें, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो वहां पर पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले डिजास्टर, मतलब जो आपदाएं हैं वो कैसे लगातार बढ़ रही हैं, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, वहां पर कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो खबर देखते हैं। सबसे पहले खबर क्या थी, IIT रुड़की ने एक नए अध्ययन के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के व्यवहार और समय से आए बदलाव के कारण हिमालय क्षेत्रों में प्री मानसून के दौरान भूस्खलन और बाढ़ के खतरों में काफी बढ़त हुई है, तो ये बताया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एक रिपोर्ट है जिसको किसने प्रकाशित किया भाई, IIT रुड़की ने प्रकाशित किया। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला एक उष्णकटिबंधीय तूफान है जो उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश करता है। तो देखो यहाँ पर कुछ सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है कि उत्तर भारत में कब बारिश होती है, तो सर्दियों में बारिश होती थी। ठीक है, सर्दियों में क्या होती थी, बारिश होती थी, किससे, पश्चिमी विक्षोभ से। अब मुझे आप क्या करना, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताना भूमध्य सागर के बारे में। ठीक है, भूमध्य सागर में देखो, भूमध्य सागर जहां पर भी है ना, उसके ऊपर है सी ऑफ मरासमस है, उसके ऊपर है ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर है सी ऑफ अजोब है। तो आपको मुझे यहाँ पर 3 जल संधियां हैं। ठीक है, 3 जल संधियां, उन तीनों जल संधियों के नाम बताने। ये मैं आपको कब करा दिया था मैंने, ये जब हम मैप इन न्यूज में, जब हम किसको देख रहे थे, एक तो ब्लैक सी को देख रहे थे। ठीक है, जब हमने टर्की पढ़ा होगा तब भी मैंने इनकी चर्चा करी होगी। ठीक है, तो आपको मुझे वो तीनों स्ट्रीट के बारे में बताना है। यहाँ पर से बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है और वो हमेशा ही बनता है, मतलब मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं मैक्सिमम एग्जाम में या तो स्ट्रीट बेस्ड क्वेश्चन आया है या भूमध्य सागर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। नया ट्रेंड क्या देखा जा रहा है, तो प्री मानसून सीजन मई और मार्च से मई में अधिक विनाशकारी हो रहा है। ये क्यों विनाशकारी हो रहा है, क्योंकि प्री मानसून में क्या आ रहा है, जब ये आ रहा है अपना क्या, पश्चिमी विक्षोभ, है ना, तो ये क्या कर रहा है, अत्यधिक बारिश कर रहा है और इससे क्या बढ़ रहा है, भूस्खलन के एरिया ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको मेंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि जीएस पेपर 1 में आप इसको सीधे रिलेट कर सकते हैं, जीएस पेपर 6 में उत्तराखंड की ज्योग्राफी से भी आप इसको सीधे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, पश्चिमी विक्षोभ का बदलता स्वरूप क्या है। परंपरागत रूप से पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में क्या होता था, सक्रिय होता था, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी होती थी जो कि क्या करती थी, ग्लेशियरों को रिचार्ज करती थी। ठीक है, तो जब सर्दियों में ऑब्वियसली बात है, जब बारिश ज़्यादा होती थी
पहले बारिश होती थी, उसके ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी बारिश होती थी, तो स्नोफॉल भी क्या होता था, ज़्यादा होता था। जब वो ज़्यादा होता था तो क्या होती थी, ग्लेशियर भी हमारे क्या हो जाते, रिचार्ज हो जाते थे, ठीक है। लेकिन नया शोध क्या बोलता है कि अब यह प्री मानसून मार्च से मई में अधिक सक्रिय हो रहा है, यह लंबी दूरी तय कर रहा है और वातावरण से अधिक नमी को क्या कर ले रहा है, सोख दे रहा है। इससे क्या प्रभाव हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप बर्फबारी की बजाय बेमौसम और अत्यधिक बारिश हो रही है, ठीक है। जब बेमौसम और अत्यधिक बारिश हो रही है तो उत्तराखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उत्तराखंड पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि आपदाओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मार्च और मई में जब बर्फ पिघल रही होती है उसी समय भारी बारिश होने से क्या सबसे पहले तो क्या हो जाते हैं, फ्लैश फ्लड, जो फ्लैश फ्लड है उनकी मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। उनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो साथ साथ में भूस्खलन का खतरा भी कई गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दो चीज़ें होती है, देखो मतलब एक तो क्या होता है, बर्फ़ पिघलने के कारण भारी जब बारिश होती है, देखो एक तो बर्फ़ भी पिघल रही है तो मतलब नदियों में जो पानी का वेग होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। दूसरा जब क्या हो रहा है, बारिश भी ज़्यादा हो रही है तो वो पानी का वेग और ज़्यादा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, फ्लैश फ्लड और ज़्यादा हो जाएंगी, भूस्खलन के क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये आपदा हो रही है, मतलब आपदा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दूसरा है जल सुरक्षा। तो जल विज्ञान विभाग के अनुसार मौसमी चक्र में बदलाव भविष्य में जल संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। कौन कौन से जल संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा, तो एक तो पीने का पानी और दूसरा कृषि वाला पानी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नीतिगत आवश्यकताएं क्या है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की क्या जरूरत है। एक तो क्या है भाई, फोरकास्टिंग मॉडल्स को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। फोरकास्टिंग मॉडल मतलब जो हमारे पुराने पूर्वानुमान मॉडल थे, अब उनको क्या करना चाहिए, नई जब हमारे पास नई चुनौतियां आई हैं तो उनको भी नई तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब हम उसको नई तरीके से बना पाएंगे तो तभी हम क्या कर पाएंगे, नई समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं बनाते हैं, मतलब जब हम बुनियादी ढांचों की योजनाएं बनाते हैं, उस समय हमको यह क्या कर अपने दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, नए वायुमंडलीय परिवर्तन को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम नए वायुमंडलीय परिवर्तन को ध्यान में रखेंगे तभी हमारी नीतियां क्या बनेंगी, नए वायुमंडलीय परिवर्तनों से होने वाली आपदाओं से बचने के लिए तभी वो प्रभावी हो पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास। ये आप कहां पर कर सकते हैं, इसका यूज मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। अब यहां पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से कुछ और भी फैक्ट है, जैसे इसका समय क्या होता था, यह मुख्य रूप से दिसंबर से फरवरी के टाइम पे क्या होता था, अपना ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आता था। लेकिन अब क्या हो चुका है, जलवायु परिवर्तन होने के कारण अब जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कब दिखाता है अपना रूप, तो मार्च और मई के टाइम पे दिखाता है, ठीक है। वर्षा का प्रकार कैसा होता है, तो चक्रवाती वर्षा होती है, इसमें मानसूनी वर्षा नहीं होती। कैसी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। स्थानीय नाम, जैसे अगर राजस्थान में जब ये बारिश होती थी, कौन सी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के से संबंधित जो बारिश होती थी, तो उसको क्या कहते थे, मावट कहते हैं। कई बार ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश को राजस्थान में क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भैया, मावट कहते हैं, है ना। आपने भूगोल में जेट स्ट्रीम के नाम का पढ़ा होगा, नाम पढ़ा होगा, जेट स्ट्रीम। तो इसकी क्या भूमिका होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ को भारत लाने में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है भाई, पछुआ जेट स्ट्रीम की होती है। ये भी प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है ना, कि पछुआ पवन मतलब जो अपने जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाने में कौन सी स्ट्रीम का सबसे बड़ा हाथ होता है या सबसे बड़ी भूमिका होती है, तो पछुआ जेट स्ट्रीम की सबसे बड़ी भूमिका होती है पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाने की, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर मानसून से संबंध, तो पश्चिमी विक्षोभ का मानसून से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन सर्दियों में हिमालय पर जमा बर्फ गर्मियों में तापमान को नियंत्रित करके मानसून को प्रभावित कर सकती है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। बाकी तो क्या है, प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, प्लस आप इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या है, अब यहाँ पर जरा यहाँ पर देखेंगे हम, जब जीएस पेपर 1 में आपके पास पश्चिमी विक्षोभ के बारे में 100 शब्दों में लिखने के लिए आएगा या 150 शब्दों में लिखने के लिए आएगा, तो आप वहाँ पर डेटा कैसे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, यह एक गैर मानसून वर्षा प्रणाली है। सरल शब्दों में यह एक उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है और पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में भारी भागों में मतलब
उपमहाद्वीपों में, भारतीय उपमहाद्वीपों में उत्तरी भागों में अचानक सर्दियों में बारिश और बर्फबारी लाता था। कौन लाता था? पश्चिमी विक्षोभ लाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ क्यों पड़ा? तो देखो क्यों पड़ा पश्चिमी, क्योंकि यह भारत के पश्चिमी दिशा में भारत में क्या करता है? पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है, यूरोप और अटलांटिक महासागर की ओर से, मतलब उधर से पश्चिम से ही तो सबसे पहले प्रवेश करेगा। राजस्थान होते हुए दिल्ली होते हुए हिमालय पर्वत पर टकराता था, तो बारिश कहाँ कर देता था? पूरे उत्तर भारत में कर लेता था। ठीक है, फिर विक्षोभ, क्योंकि यह शांत हवाओं को अस्थिर कर देता है, जिससे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और मौसम में तूफान मतलब मौसम में क्या बदलाव हो जाता है? तो मौसम क्या हो जाता है? तूफानी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति और भारत तक पहुंचने की क्या प्रक्रिया? तो उत्पत्ति कहां पर होती थी? भूमध्य सागर में, काला सागर में और कैस्पियन सागर के ऊपर ये क्या होता था? पश्चिमी विक्षोभ बनता था। ठीक है, नमी, यहाँ से उठने वाली हवाएं इन सागरों से भारी मात्रा में नमी को सोख लेती थी और इसका जो कैरियर होता था, है ना, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो वो उष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, जो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चलने वाली तेज हवाएं हैं, इन तूफानों को पूर्व की ओर, मतलब ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत की ओर धकेल देती हैं। ठीक है, और जब ये हिमालय से टकराती हैं तो ये क्या कर देती हैं? पूरा हिमालय पर्वत पर बर्फबारी कर देती हैं और जो हमारा क्या है, उत्तर भारत का पूरा मैदान है, वहां पर क्या कर देती हैं? बहुत ही खतरनाक तरीके से बारिश कर देती थी। ठीक है ना। अब इसके कुछ भारत और उत्तराखंड पर इसका क्या महत्व है? तो कुछ क्या है, सकारात्मक प्रभाव भी हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या है? रबी की फसलें, यह बारिश सर्दियों में बोई गई फसलों जैसे विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए अमृत और टॉनिक का काम करती थी। ग्लेशियर रिचार्ज, उत्तराखंड और हिमालय के ग्लेशियर को इसी बर्फबारी से जीवन मिलता है। यही बर्फ गर्मियों में पिघलकर गंगा और यमुना जैसी नदियों में पानी का प्रभाव बनाए रखती थी। सेब उत्पादन के लिए तो हमने पढ़ा ही है कि जब देखो क्या होता था, हमने पढ़ा ही है कि सेब उत्पादन दिसंबर में और जनवरी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टाइम आता है, चिलिंग आवर्स का टाइम आता है। ये हमने पिछले अपने डीएनए में पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, तो वहां पर उनको जरूरत होती थी, नमी की जरूरत होती है, तो वो भी कौन पूरी करता था भाई? पश्चिमी विक्षोभ पूरी करता था। ठीक है ना। अब इसके नकारात्मक क्या प्रभाव है? तो एक तो आपदाएं, यदि यह विक्षोभ बहुत तीव्र और गलत समय, मतलब प्री मानसून पर आए तो यह बादल फटने जैसे फ्लड फ्लैश, भूस्खलन का कारण बनती है। उदाहरण के लिए 2013 में केदारनाथ आपदा का एक कारण क्या था? पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनों का टकराना भी माना जाता है। तो देखो आपको यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पता चल गया कि पश्चिमी विक्षोभ अगर जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्री मानसून में आता है तो ये कैसे क्या करता है? फ्लैश फ्लड करता है ना, बादल फटने की घटना करता है, क्लाउड बर्स्ट की घटना करता है और भूस्खलन का क्या कारक भी बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। और फसलों को क्या नुकसान देती थी ये? तो यह बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होती थी, है ना, हो जाती थी, जो कि क्या करती थी? खड़ी फसलें नष्ट कर देती थी। तो आपने सकारात्मक पक्ष भी देखे कि सेब के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है पश्चिमी विक्षोभ, ग्लेशियर रिचार्ज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पश्चिमी विक्षोभ, रबी की क्रॉप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पश्चिमी विक्षोभ। और अगर पश्चिमी विक्षोभ क्या हो जाता है? प्री मानसून में आ जाता है, माना जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें अगर ये क्या होता है, अपने को थोड़ा आगे, मतलब जब ये दिसंबर और जनवरी के या फरवरी के टाइम पे आना था इसको, और अगर ये अपने को मार्च और मई, जून, जुलाई के टाइम पे ले जाता है तो क्या कर लेता है भाई? बादल क्लाउड बर्स्ट का काम करता है, फ्लैश फ्लड का काम करता है, भूस्खलन का काम करता है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल आपने यहाँ पर पढ़ भी दिया कि केदारनाथ की जो 2013 की आपदा थी। अब आपको मुझे डेट बतानी है कि केदारनाथ की आपदा कौन से डेट को आई थी। जरा मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को यहाँ पर और सक्रिय ढंग से वो क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को लगा रहे हैं, है ना। और फसल के लिए क्या नुकसान था? तो जो हेल स्टॉर्म है, जो या अपना ओलावृष्टि है ना, वो क्या करती है कि खड़ी फसलों को क्या पहुंचा देती है? नुकसान पहुंचा देती है ना। जैसे गेहूं की फसल होती है उसको नुकसान पहुंचा देगी, जो सरसों की फसल है उसको नुकसान पहुंचा देगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपका खत्म हो चुका है ना। तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपने क्या कर लिया है? पूरी जानकारी देख ली है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ का प्री मानसून में आना कितना खतरनाक हो सकता है ये भी आपने देख लिया है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक आपके पास ये प्री का क्वेश्चन है ना, एक एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जो आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है C4 स्टैम्प। C4 स्टैम्प क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हम 12 फरवरी को एक दिवस मनाते हैं और वो दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं हम? 12 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये 12 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस
पर आयोजित कार्यशाला में छात्राओं के लिए C4 स्टैम के तहत छात्रवृत्ति, स्टार्टअप सहायता और क्यूरी चैट बोट, है ना, की शुरुआत की क्या करी है, घोषणा करी है। तो ये आपके प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। सॉरी, ये 12 फरवरी को नहीं होता बल्कि 11 फरवरी को होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत बता दिया आपको, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब होता है, 11 फरवरी को होता है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। पहल का नाम क्या है, C4 स्टैम है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, पहल है। इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या है, तो राज्य के प्रत्येक जनपद में 5 छात्राओं को क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। कार्यक्रम में 20 छात्राओं को 50-50 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति दी गई, ठीक है। एक नया लॉन्च हुआ यहाँ पर, तो क्या हुआ, एक AI आधारित क्यूरी चैट बोर्ड का क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। यह छात्राओं को करियर मार्गदर्शन में क्या करेगा, काम देगा, ठीक है। डेटा क्या है कि भारत में स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और मेडिकल क्षेत्रों में छात्राओं की भागीदारी 42 से 43% बताई गई है ना। इसमें क्या नीति है, तो राज्य की पहली विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू हो चुकी है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि C4 स्टैम का संबंध किससे है, ठीक है। C4 स्टैम में क्या क्या है, ये सब आप हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में एक बार देख लेंगे, है ना। जब भी आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने उसका गहन अध्ययन नहीं करा है तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं, ठीक है। तो स्टेम में महिलाएं, तो स्टेम आधारित स्टार्टअप शुरू करने वाली छात्राओं को वित्तीय संसाधन दिए जाएंगे। यह लैंगिक समानता का क्या है, तकनीकी क्षेत्र में बढ़ावा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक में महिलाओं की भूमिका, यह महिलाओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए क्या कदम है ना। यह महिलाओं को लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, C4 स्टैम जैसी योजनाओं का क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, कि स्टैम में महिलाएं क्या कर रही हैं, ठीक है। तकनीकी और आजीविका से जुड़ा महिला प्रौद्योगिकी केंद्र एवं जो हमारे SHG हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको जोड़ना। टेक्नोलॉजी का उपयोग जमीनी स्तर पर महिलाओं की आय बढ़ाने में, जैसे लखपति दीदी योजना के संदर्भ में की जा रही है। तो यहां पर भी क्या है आपके लिए, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नवाचार एवं AI, तो क्यूरी जो चैट बोर्ड है, इसका जिक्र बताता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जब आप क्या करेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जब आप आंसर लिखेंगे कि उत्तराखंड सरकार शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रही है, तो आप वहां पर क्यूरी चैट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, जैसे ना बहुत सारे लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्यूरी चैट बोर्ड नाम की भी एक चीज़ है, जो कि क्या कर रही है, महिलाओं को स्टेम में मदद कर रही है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और मेडिकल में मदद कर रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैथ्स और मेडिकल में, सॉरी, है ना, मदद कर रही है। तो आपको ऐसे जो वो है क्या है, योजनाएं हैं या ऐसे चैट बोर्ड हैं, इनका क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना चाहिए, कहाँ पर, अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। फिर उत्तराखंड का दशक, तो प्रधानमंत्री का कथन भी क्या था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जो कि CM है ना, CM होगा, को CM ने नारी सशक्तिकरण से जोड़ दिया है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि नारी सशक्तिकरण क्या है, तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक, और यहाँ पर भी किसको जोड़ दिया है, नारी सशक्तिकरण को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टेम क्या है, स्टेम क्या है, तो स्टेम 4 विषयों का एक समूह है, लेकिन यह केवल किताबी पढ़ाई नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यह एक शिक्षण दृष्टिकोण है, पैडागॉजी है, जो इन चारों विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय एक साथ जोड़कर वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाना सिखाता है। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे साइंस के कुछ ग्रेजुएट होंगे, आप में से भी किसी ने BSc करी होगी, किसी ने MSc करी होगी, तो क्या आप जो वो नॉलेज है, जो आपके पास जो नॉलेज है, क्या आप उससे अपनी आजीविका चला पा रहे हैं, तो ठीक है। अगर नहीं चला पा रहे हैं तो फिर ये पढ़ाई किस काम की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको पढ़ाई तो दे दी है, पर आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया है, मतलब आपको क्या नहीं मिला है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिला है, जिससे आप क्या कर पाए, अपनी आजीविका चला पाए, है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है, ऐसे ग्रेजुएट हो गई, फिर क्या फायदा। तो सरकार ने उसमें क्या कर दिया, एक स्टेम चीज़ों को एक सीरीज बना दी, स्टेम वाली चीज़। तो इसमें क्या है, विज्ञान, प्राकृतिक दुनिया को समझना, क्यों और कैसे, टेक्नोलॉजी, विज्ञान का उपयोग करके नए टूल और सॉफ्टवेयर बनाना, इंजीनियरिंग, समस्याओं के समाधान के लिए डिजाइन और निर्माण करना, मैथमेटिक्स, डेटा का विश्लेषण और लॉजिक लगाना, मतलब तर्क लगाना। तो ये है स्टेम। स्टेम का क्या महत्व है, तो GS पेपर 3 है ना, और GS पेपर 3, सॉरी यहाँ पर GS पेपर 3 और GS पेपर 3 मतलब इकोनॉमी और साइंस में आप इसका
इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नवाचार, देखो नवाचार इनोवेशन में क्या है, भविष्य की सभी समस्याएं, जैसे अगर भविष्य की समस्याएं क्या है, जलवायु परिवर्तन है, हेल्थ केयर है, ठीक है, अननेसेसरी जो बायो वेपन्स हैं वो हैं, तो इस टाइम के जरिए ही सुलझेंगी, ठीक है, वो इसी के जरिए सुलझेंगी। रोजगार की अगर आप बात करें तो भविष्य में पारंपरिक नौकरियां कम होंगी और कोडिंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स जैसे इस टाइम नौकरियों की मांग बढ़ेगी। इसमें डेटा एनालिसिस हो गया, AI जनरेटेड कोर्सेज हो गए, तो ये सब क्या करेंगे, इनकी मांगे बढ़ेंगी, और वो सारी चीज़ों का बेस क्या है, वो इस टाइम ही उसका क्या है, बेस है। फिर आर्थिक विकास, जिस देश की इस टाइम शिक्षा मजबूत होगी वही देश नॉलेज इकोनॉमी में आगे रहता है। अब आपको यहाँ पर देखो एक टर्म नया मिल गया है, नॉलेज इकोनॉमी, तो अब आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो नॉलेज इकोनॉमी किस चीज़ से मदद करेगी, तो वो जिसका इस टाइम शिक्षा में क्या होगी, मजबूती होगी, उसी को क्या मिलेगा, नॉलेज इकोनॉमी में वो आगे बढ़ पाएगा। अब क्या है, देखो C4 स्टेम और भारत की स्थिति क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, तो भारत में दुनिया का सबसे अधिक स्टेम ग्रेजुएट मतलब 43% महिलाएं, जो कि अमेरिका और UK से भी ज़्यादा हैं। लेकिन नकारात्मक चीज़ क्या है, नकारात्मक चीज़ क्या है कि डिग्री लेने के बाद भी महिलाएं नौकरी में नहीं आती। इसे ही लीकी पाइपलाइन कहते हैं। देखो कितनों लोगों को पता था कि लीकी पाइपलाइन क्या होती है। लीकी पाइपलाइन ये होती है कि आपने क्या करा है, स्टेम से ग्रेजुएट तो करा है, मतलब कागजी तौर पर आपके पास क्या है, एक क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जब नौकरी की बात आती है, जब आजीविका चलाने की बात आती है, तो आप उससे आजीविका नहीं चला पा रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, लीकी पाइपलाइन कहते हैं। देखो ये जो नया टर्म है ना, इसको आप कहीं पर लिख के रख लो, लीकी पाइपलाइन, ठीक है, कहते हैं। यानी पढ़ाई के पाइप से तो निकली लेकिन करियर में नहीं पहुंची, मतलब आप उस फेज से तो गुजर गए, ठीक है, उस फेज तो गुजर गए, लेकिन आप अपने लिए क्या नहीं कर पाए, करियर चूज नहीं कर पाए। तो इसे ही क्या कहते हैं, लीकी पाइपलाइन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टर्म है, इसका आप यूज कहीं पर इसको लिख लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आप ऐसे वर्ड्स का यूज अपने आंसर राइटिंग में करते हैं, तो आपका आंसर राइटिंग अगर उस पर 2 चांद लगे होंगे तो उस पर 4 चांद यही चीज़ें लगाएंगी, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसका कारण क्या है, पारिवारिक दबाव हो गया, कार्यस्थल पर सुरक्षा हो गया, और विज्ञान लड़कों का विषय जैसे रूढ़िवादी सोच, खैर ये तो अब लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, मेंस का कंटेंट है ना, लीकी पाइपलाइन जैसी चीज़ें, है ना, समझ आ गए होगा आप, मुझे उम्मीद है। फिर सरकार का क्या प्रयास है, इसी गैप को भरने के लिए उत्तराखंड सरकार ने छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप और मेंटरशिप जैसे प्रोग्राम क्या करे हैं, शुरू करे हैं, है ना। आप देखो कुछ केंद्र सरकार की पहलें, कुछ स्कीम्स किसकी हैं, केंद्र सरकार की हैं, कुछ उत्तराखंड सरकार की भी हैं, जैसे विज्ञान ज्योति। अब विज्ञान ज्योति देखो, जब भी ये आए कि सरकार स्टेम को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, ठीक है, तो आप वहां पर इन योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। या अगर कभी आए कि क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, विज्ञान की जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे काम कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन योजनाओं के नाम लिख सकते हैं। जैसे विज्ञान ज्योति जो स्कीम है वो क्या है कि कक्षा 9 और 12 की मेधावी छात्राओं को स्टेम में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर किरण स्कीम है, किरण स्कीम क्या है, किरण स्कीम क्या है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महिला वैज्ञानिकों को करियर में वापस लाने के लिए है ये। फिर गति क्या है, देखो गति का फुल फॉर्म क्या है, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, संस्थानों में लैंगिक समानता के लिए है ये गति, ठीक है। फिर अटल टिंकरिंग लैब, तो आपको पता ही होगा अटल टिंकरिंग लैब क्या है, स्कूलों में बच्चों को प्रैक्टिकल साइंस सिखाने के लिए नीति आयोग द्वारा, और ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्री में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि अटल टिंकरिंग लैब किस सरकार से संबंधित है या किस आयोग से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, नीति आयोग द्वारा ये चलाई जा रही हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्कूलों में बच्चों में प्रैक्टिकल साइंस सिखाने के लिए क्या बनाई गई है, अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई हैं। अब उत्तराखंड सरकार के क्या इनिशिएट है या क्या स्कीम है, तो यूकॉस्ट, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह राज्य में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मुख्य संस्था है। देखो यूकॉस्ट के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। यूकॉस्ट की स्थापना कब हुई थी, 2005 में हुई थी भैया, है ना। अब आपको डेट मुझे बताने की, डेट क्या है, एग्जैक्ट डेट क्या है, साल तो मैंने बता दिया आपको 2005। स्टेम लैब, स्टेम लैब क्या है, राज्य में सरकारी स्कूलों में स्टेम लैब की स्थापना की जा रही है। फिर बालिका विज्ञान महोत्सव, पहाड़ी क्षेत्रों में लड़कियों को विज्ञान से जोड़ने के लिए क्या कराई जा रही हैं, बालिका विज्ञान महोत्सव जैसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं।
मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको C4 स्टैम्प मतलब पता चल गया होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि स्टैम्प को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। आपको स्टैम्प का सिग्निफिकेंस पता चल गया होगा, स्टैम्प क्या है आपको पता चल गया होगा। इससे क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है स्टैम्प, ठीक है। पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि इस समय जो 2025 का मेंस आपका अप्रैल में है, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। उसमें आपको स्टैम्प से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। AI में अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, वहां पर ये दोनों क्वेश्चन आपके आने के चांसेस क्या हैं, प्रोबेबली हाई हैं। तो अब जो भी देखो 2-3 लोग हैं जो अभी 2025 का मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, जो इस मतलब जो टारगेट यूकेपीएससी से भी जुड़े हुए हैं, वो स्टैम्प को जरूर पढ़ के चले जाना। इस स्टैम्प जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है, उतना भी अगर पढ़ के चले गए तो आप बहुत अच्छा आंसर उसमें लिख पाओगे। ये आपके लिए MCQ है, मुझे उम्मीद है कि आप क्या कर पाओगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। फिर 2 नए टेलीस्कोप, अब इसको कहां पर रिलेट करेंगे, देखो प्रिलिमिनरी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन मेंस में GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से आप इसको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। और भारत को खगोल विज्ञान में एक बड़ी शक्ति बनाना, वहाँ पर एक टॉपिक भी है, ठीक है, खगोल विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि कैसे केंद्र सरकार ने लद्दाख में 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLOT, देखो इनकी फुल फॉर्म में भी देखेंगे, स्थापित किए। और मौजूदा हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, जो हमारा हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कहाँ पर है, लद्दाख में ही है, इसको भी याद रखना। अभी हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। अब आपको मुझे बताना है कि उत्तराखंड में कितने टेलीस्कोप हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हैं। उत्तराखंड में कितने टेलीस्कोप हैं और कहाँ कहाँ पर है, वो आपने मुझे बताना है। तो हिमालयन चंद्र जो टेलीस्कोप है, उसको क्या करा है, अपग्रेड करने की मंजूरी दी है, जो भारत को खगोल विज्ञान में एक शक्ति बनाएगा। अब देखो ये NLST जो अपना टेलीस्कोप है, वो कहाँ पर लगाया गया है, तो मेराक लद्दाख में लगाया है। NLOT कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा हानले लद्दाख में बनेगा। और LIGO इंडिया कहाँ बन रहा है, तो वो हिंगोली महाराष्ट्र में बन रहा है। ये भी क्या है, एक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक क्या है, टेलीस्कोप है LIGO। तो LIGO कहाँ बनेगा, हिंगोली महाराष्ट्र में बनेगा। भारत की अन्य 2 सोलर ऑब्जेक्टिव कहाँ पर हैं, तो एक है कोडाई कनाल में है तमिलनाडु में, और एक उदयपुर में है राजस्थान में। तो ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की 2 सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, तो एक कोडाई कनाल में है और एक उदयपुर में। उदयपुर को क्या बोलते हैं, नदियों का सॉरी झीलों की नगरी। उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी, ठीक है। और एक उदयपुर झील है, वो बिहार से संबंधित है, जिसको अभी वो रामसर साइड में शायद क्या हुई है, ऐड हुई है। हाँ, एक झील है जो उदयपुर झील है ना, वो रामसर साइड में क्या हुई है, ऐड हुई है। उसका संबंध किससे, बिहार से संबंध है। इसको लिख लेना, ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं किसे, उदयपुर को, जो राजस्थान में है। और उदयपुर जो वेटलैंड है ना, उदयपुर वेटलैंड है, वो उसका संबंध कहाँ से, तो उसका संबंध है बिहार से, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, है ना। आदित्य L1 क्या है, तो ये आपको पता ही है कि भारत का पहला स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है ये आदित्य L1, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था, जरा इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर जो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, उसकी रेंज किस रेंज में आता है, तो ऑप्टिकल इंफ्रारेड रेंज में आता है। देखो जो यहाँ पर प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने डेटा है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप इसको कहीं पर लिख लो, आपके क्वेश्चन मतलब आपके पेपर में कहीं से भी यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है। NLST की स्थापना कहाँ हुई, तो मेराक लद्दाख में हुई है। NLOT की स्थापना कहाँ पर हो रही है, तो हानले लद्दाख में हो रही है। LIGO इंडिया कहाँ पर है, तो हिंगोली महाराष्ट्र में है। 2 सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, तो कड़ाई केनाल तमिलनाडु और उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर जो उदयपुर रामसर साइड है, वो कहाँ पर है, वो बिहार में है। उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आदित्य L1 के बारे में आपके पास ये आ सकता है कि आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2023-24 में हुआ था शायद लॉन्च, मुझे भी इसकी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, तो जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कैसा है ये, तो पहला स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है ये, ठीक है, स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। फिर HCL हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कहाँ पर है, तो एक तो लद्दाख में है, पहली चीज इंपॉर्टेंट है। इसको अपग्रेड करने की बात करी गई है, और ये किस रेंज का है, तो ऑप्टिकल इंफ्रारेड का
इसमें रेंज है, ठीक है। अब आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ कर सकते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 प्रमुख जो प्रोजेक्ट हैं वो क्या है, NLST नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, इसका स्थान कहाँ है, मेराक है, पेंगोंग तोसो के पास है ये और लद्दाख में है। देखो आपको पता होना चाहिए कि पेंगोंग तोसो लेक कैसी लेक है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये मीठे पानी की झील है या नमकीन पानी की झील है, ठीक है। ये मीठे पानी की झील है या नमकीन पानी की झील है, पेंगोंग तोसो लेक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। और ये कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है। तो मेराक आपको पता है कि कहाँ पर है, लद्दाख में। इसकी विशेषता क्या है, यह 2 मीटर व्यास वाला एक सोलर टेलीस्कोप है। यह भारत का तीसरा ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। पहला कहाँ पर है, कोडाईकनाल पे, तो उसके बाद कहाँ पर है, उदयपुर में, और तीसरा कहाँ पर हो गया भैया, तो मेराक लद्दाख में हो गया। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, सूर्य की गतिशीलता, चुंबकीय क्षेत्र और स्पेस वेदर, जो स्पेस वेदर को क्या करेगा, ये उसका अध्ययन करेगा। या भारत में स्पेस मिशन आदित्य L1 के डेटा को सपोर्ट करेगा। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखो इसीलिए तो आदित्य L1 कहाँ पर आया है, न्यूज़ में आया है। तो ये क्या करेगा, जो NLST है, जो अपना जो NLST है जिसको हम मेराक में स्थापित करेंगे, है ना, ये किसको सपोर्ट करेगा, तो आदित्य L1 डेटा को सपोर्ट करेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर NLOT मतलब क्या है, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ये कहां पर स्थान है इसका, तो हानले लद्दाख में स्थान है, ठीक है, मतलब वहां पर ये स्थापित होगा। फिर विशेषता क्या है, इसमें 13.7 मीटर का एक बड़ा मिरर होगा जो 90 छोटे टुकड़ों से बना होगा। यह दुनिया का सबसे बड़े ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप में से एक होगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो एक्सोप्लैनेट्स, सुपरनोवा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करेगा। तो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गया, या सुपरनोवा की घटना हो गई, या एक्सोप्लैनेट्स की जो चीज़ें होती हैं उनको कौन देखेगा, तो उनको कौन देखेगा, NLOT देखेगा, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप देखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर HCT क्या है भाई, HCT क्या है, तो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, ये क्या हो रहा है, अपग्रेड होने जा रहा है, और ये भी कहाँ पर है, हानले में है। तो हानले में 2 हो गए ना, हानले में NLOT भी हो गया और हानले में क्या हो गया, HCT भी है, यह 25 साल पुराना टेलीस्कोप है। अब इसको क्या करा जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। लद्दाख में क्यों है, तो क्योंकि क्या यहाँ पर क्या है, ये इसके लिए आदर्श है, क्योंकि एक तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है, वायुमंडल पतला है जिससे प्रकाश कम बिखरता है। फिर क्या है, शुष्क वातावरण भी है, नमी बहुत कम है जो इंफ्रारेड तरंगों के लिए जरूरी है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है साफ आसमान, है ना। यहाँ पर साल भर बादलों रहित रातें ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पर और जगहों के मुकाबले जो यहाँ पर बादल होते हैं, मतलब आसमान में जो बादल होते हैं वो कम होते हैं, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो जितने भी टेलीस्कोप लगाए जाते हैं वो लद्दाख में लगाए जाते हैं, ठीक है। और यही 3 कारण है, हाई एल्टीट्यूड, ड्राई एटमॉस्फेयर, और क्या है, साल भर बादलों रहित रातों की संख्या अधिक होना। इसीलिए जितने भी टेलीस्कोप लगाए जाते हैं वो कहाँ पर लगाए जाते हैं, लद्दाख में लगाए जाते हैं, और एस्ट्रोनॉमी से संबंधित होते हैं, खगोल विज्ञान से संबंधित होते हैं। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, तो ग्लोबल साउथ में भारत को खगोल विज्ञान का लीडर बनाना। देखो जहाँ पर भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो उसको भारत देश से जोड़ दो, तो ग्लोबल साउथ में भारत को खगोल विज्ञान में लीडर बनाना। दूसरा है, भारत अब दूसरे देशों के डेटा पर निर्भर रहने के बजाय अपना डेटा खुद जनरेट करेगा। जैसा हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि आदित्य L1 का जितना डेटा होगा उसको संप्रेषित कौन करेगा या सपोर्ट कौन करेगा, तो NLST करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके प्री में तो आ सकता है, ये इसके चांसेस 100% है, और मेंस में आप इसको बहुत अच्छे से इसको कोड कर सकते हैं। जब भी आपको खगोल विज्ञान से संबंधित है कि भारत के खगोल विज्ञान को बढ़ाने में कौन कौन से स्टेप ले रहा है भारत, तो वहाँ पर आप इसका क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इस MCQ का आंसर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक। तो ये दोनों ही जो MCQ हैं, ये वाला और जो पिछला वाला भी था, वो बड़े ही क्या बनाए गए हैं, स्टेटमेंट वाइज में बनाए गए हैं, ताकि आप क्या कर पाएँ, इनका रिविजन आपका साथ साथ में होता रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है भारत रत्न और निशान पाकिस्तान से संबंधित, है ना। तो गुजरात विद्यापीठ पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों जैसे भारत रत्न और पाकिस्तान का क्या है, निशान पाकिस्तान की प्रतिकृतियां दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय को सौंपेंगे। तो देखो यहाँ पर न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्रिलिमिनरी फैक्ट यहाँ पर पता होने चाहिए कि क्या भारत रत्न और निशान पाकिस्तान
किन एक प्रधानमंत्री को मिला है? तो केवल और केवल मोरारजी देसाई जी को मिला है। ठीक है। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किसने करी? तो महात्मा गांधी जी ने करी। और कब करी? 1920 में करी। मुझे अभी भी याद है पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल, हाँ, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन एक वो है पुस्तक, मतलब एक यूनिवर्सिटी है ना, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। तो जब ये इसको विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया तो इससे क्वेश्चन बना था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये न्यूज़ में आया है, तो कहीं आपको कभी पूछना दे कि गुजरात विद्यापीठ का संबंध किससे है, या इसकी स्थापना किसने करी है? तो महात्मा गांधी जी ने करी है। और कब करी है? 1920 में करी है। फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो त्रिमूर्ति भवन नई दिल्ली में है। मोरारजी देसाई जी का कार्यकाल था जो 77 से 79 में। और भारत के पहले गैर मुस्लिम क्या थे? ये सॉरी, गैर मुस्लिम नहीं, गैर कांग्रेसी पीएम थे। ठीक है। निशाने पाकिस्तान इनको कब मिला? तो 1991 मिला। भारत रत्न मिलने के कुछ महीने बाद ही इनको क्या मिला? निशाने पाकिस्तान मिला इनको। ठीक है। तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा है। ठीक। अब इसको थोड़ा सा ना मेंस से जोड़ते हैं, तो कहाँ पर जोड़ेंगे? जीएस पेपर 1 में जोड़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट में जोड़ सकते हैं, और जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में इसको हम जोड़ सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट थी? मोरारजी देसाई का महत्व। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। वे भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया थे, जनता पार्टी की क्या थे? मुखिया थे। यह दौर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल के बाद पुनर्निर्माण का समय था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा है गुजरात विद्यापीठ, इसकी स्थापना 1920 में महात्मा गांधी जी ने करी थी। महात्मा जी मतलब गांधी जी ने इसके पहले चांसलर, मतलब यहाँ के पहले चांसलर कौन थे? गांधी जी ही थे। कहाँ के? गुजरात विद्यापीठ के पहले चांसलर कौन थे? तो गांधी जी थे। दूसरे कौन थे? तो सरदार पटेल थे। तीसरे कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। तो यह संस्थान गांधीवादी मूल्यों का क्या है? प्रतीक है। तो अब ये क्या हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बॉडी हो जाती है, बॉडी इन द सेंस कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में आ सकती है कि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किसने करी थी, कब करी थी, पहले चांसलर कौन थे, दूसरे चांसलर कौन से, और तीसरे चांसलर कौन थे। ठीक है। तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करें तो मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का ही क्या मिला था? सर्वोच्च सम्मान मिला था। भारत रत्न भी इन्हें मिला था और निशाने पाकिस्तान भी मिला था, और निशाने पाकिस्तान का मिला था इनको तो 1991 में मिला था। ठीक है। तो फिर सांस्कृतिक और संस्थागत महत्व क्या है? तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, तो वो कहाँ पर है? दिल्ली में जो अपना है त्रिमूर्ति भवन है, वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, अब इस जो इनको दो चीज़ें मिली थी, क्या क्या मिली थी? एक तो भारत रत्न मिला था, दूसरा निशाने पाकिस्तान मिला था। वो अब कहाँ लाई जा रही हैं? तो वो यहीं लाई जा रही हैं। कहाँ पर? अपने त्रिमूर्ति भवन में लाई जा रही हैं, और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये आपके लिए MCQ है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। उम्मीद है आप इसका क्या करेंगे? आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब जो राइसिन है, देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो भारत का पहला राइसिन बायो टेररिज्म मामला, NIA उस मामले की जांच कर रही है जिसमें आरोपियों ने अरंडी के बीजों से अत्यधिक जहरीला पदार्थ राइसिन निकालकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, है ना। और आपको मेंस में देखना, मेंस में जब आप GS पेपर 3 की बात करते हैं तो आपके पास आता है कि NIA की भूमिका पर टिप्पणी लिखें, है ना। NIA की भूमिका पर टिप्पणी लिखें, या GS पेपर 3 में जब भी आपके पास ऐसे जैसे राइसिन के बारे में है तो आप इसका क्या कर सकते हैं? डिटेल में इसको बता सकते हैं। और प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो सभी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो राइसिन का स्रोत क्या है? तो राइसिन का स्रोत है अरंडी के बीज से प्राप्त होता है राइसिन। इसकी प्रकृति क्या है? तो ये टॉक्सिक प्रोटीन है, ना ये कोई वायरस है ना ही कोई बैक्टीरिया है, तो ये क्या है? एक टॉक्सिक प्रोटीन है। ठीक है। इस मामले की जांच कौन कर रहा है? तो NIA कर रहा है। और एंटीडोड, तो राइसिन का वर्तमान में कोई भी एंटीडोड उपलब्ध नहीं है। ये बड़ी ही चिंताजनक बात है। देखो बायो टेररिज्म किस तरीके से खतरनाक अपग्रेड हो रहा है। ठीक है। और अब हमारे देश को में भी क्या होना चाहिए? इस बायो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए लगातार हमको क्या करनी चाहिए? R&D बढ़ानी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम ऐसे चीज़ों को क्या कर पाएंगे? इजीली टैकल कर पाएंगे। इसका उपयोग क्या है? तो ये R&D का तेल बनाने की प्रक्रिया में जो वेस्ट मैस होता है, जो उप उत्पाद होता है, उसके रूप में बचता है, और वही क्या कहलाता है? राइसिन कहलाता है। और राइसिन का उपयोग किस में हो रहा है? बायो टेररिज्म मामले में हो रहा है। तो ये क्या है? ये आपके लिए प्रिलिमिनरी के डेटा है। अब आप इसको जब मेन्स से जोड़ेंगे तो GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सीधे
सीधे इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैविक प्रौद्योगिकी और मानव स्वास्थ्य से सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। राइसिन क्या है, ये एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अत्यधिक विषैला प्रोटीन है जो अरंडी के पौधों के बीच से निकलता है। यह कैसे काम करता है, तो यह शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाकर प्रोटीन निर्माण को रोक देता है और कोशिका मरने लगती है। अतः इससे क्या हो जाती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। अभी भी इसका क्या नहीं है, एंटीडोट ज्ञात नहीं है। इसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी है, देखो इंटरनल सिक्योरिटी आपके पास कभी भी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में जो आतंकवाद के बदलते स्वरूप है, संगठित अपराध और सुरक्षा एजेंसियां, देखो ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है ना। जो जब आप देखोगे जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा आपके पास टॉपिक होगा और उसका भी सब टॉपिक क्या है, आतंकवाद के बदलते स्वरूप, संगठित अपराध और सुरक्षा एजेंसी। तो वहां से ये डायरेक्ट क्या करता है, मैच करता है और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस अब बहुत ज्यादा है, चाहे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी हो, है ना। देखो क्योंकि घटनाएं ऐसी हो रही है ना, तो आपका पेपर भी आपको घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब आपका सिलेबस एनालिटिकल बेस ज्यादा हो चुका है रादर देन फैक्ट बेस। तो जब भी आप मेंस में एग्जाम दोगे तो आपको ऐसे एनालिटिकल डेटा वो लगातार पूछेगा। तो सबसे पहले है बायो टेररिज्म। तो यह वायरस, बैक्टीरिया, विषाक्त पदार्थों का उपयोग जानबूझकर इंसानों या जानवरों को मारने के लिए किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, बायो टेररिज्म कहते हैं। यह केस स्टडी के रूप में लिखा जा सकता है कि कैसे भारत में पारंपरिक हथियारों की बजाय अब बायो वेपन का खतरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो बायो जब भी आपके पास केस स्टडी भी आ सकती है इससे रिलेटेड कि आप हमें बताओ कि कैसे भारत में पारंपरिक हथियारों की बजाय बायो वेपन का खतरा बढ़ रहा है। तो आप वहां पर क्या बता सकते हैं, बायो टेररिज्म के बारे में बता सकते हैं। आप वहां पर बता सकते हैं कि अरंडी के बीज से राइसिन बनाने के बाद वहां पर लोग क्या कर, मतलब जो टेररिस्ट थे वो ऐसा बायो वेपन बना रहे थे। एजेंसी की क्या भूमिका है, तो पहले गुजरात ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इसे संभाला और बाद में इसको किसको टेक ओवर कर दिया, NI को टेक ओवर कर दिया। तो ये देखो बताता है कि संस्थागत ढांचे, मतलब जो एजेंसियां हैं वो एक दूसरे में समन्वय कैसे बनाती हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। फिर रेडिकलाइजेशन की बात आप जैसे रेडिकलाइजेशन की बात है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरसान प्रोविंस का जिक्र था इसमें, ठीक है। जो दिखाता है कि कैसे विदेशी आतंकी समूह स्थानीय लोगों को लोन वुल्फ हमलों के लिए उकसा रहे हैं। देखो लोन वुल्फ पता है ना आपको, लोन वुल्फ एक टर्म है। इसमें क्या होता है कि मतलब एक अकेला इंसान जाता है अपने ऊपर बम, मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आसपास विस्फोट को ले जाता है और एक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में क्या जाता है, फट जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, लोगों को हानि पहुंच जाती है। तो जब लोगों को हानि पहुंचती है तो इस सिंगल अटैक को क्या कहते हैं, लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। और ये क्या है, बड़ा ही घातक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो ये क्या है, आपके पास MCQ है, आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देखो हमने 3-4 टॉपिक पर करे अभी, है ना। और 3-4 टॉपिक कितने हाईली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये आप देख सकते हैं। फिर जो अगली न्यूज़ है वो है 114 राइफल लड़ाकू विमान और बोइंग P-8I। तो रक्षा प्राधिकरण जो हमारा DAC है, ठीक है। DAC मतलब क्या होता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि DAC के मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो रक्षा मंत्री होते हैं। और वर्तमान में कौन है हमारे रक्षा मंत्री, तो राजनाथ सिंह है। यह रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली क्या है, संस्था है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 114 राफेल लड़ाकू विमान लेंगे, जिसमें से 9 कहाँ पर बनेंगे, मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनेंगे, ठीक है ना। और जो नौसेना के लिए बोइंग P-8I विमानों के लिए करीब कितने की करार की गई है, तो 3.60 लाख करोड़। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राफेल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि राफेल की निर्माता कौन से देश है और कौन सी कंपनी है। तो राफेल क्या है, 4.5 जनरेशन का एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका निर्माता कौन है, तो डसॉल्ट एविएशन है। कहाँ की कंपनी है भाई, फ्रांस की है। इसमें मिसाइलें भी लगती हैं, जैसे क्रूज मिसाइलें लगती हैं, क्रूज मिसाइलों जैसे घातक मिसाइलें लगती हैं। फिर आपको DAC के बारे में पता होना चाहिए, है ना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कोई। फिर आपको पता होना चाहिए P-8I क्या होता है, तो यह एक समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी विमान है ना, मैरीटाइम सर्वेलेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है ये। और इसको निर्माता कौन है, बोइंग कंपनी है। और बोइंग कंपनी कहाँ की है भाई, अमेरिका की है। फिर ASHAPS की बात भी करी गई थी, एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का जिक्र था, जो कि किसके लिए काम आता है, सर्वेलांस के लिए काम आता है। तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ये जो डेटा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है। अब अगर आप इसको मेंस में कनेक्ट करना चाहें तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 रक्षा प्रौद्योगिकी और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे रक्षा आधुनिकीकरण की अगर बारे में बात करें तो कैसे लगातार भारत क्या कर रहा है, रक्षा में अपने को सुदृढ़ कर रहा है, नए नए राफेल को जोड़ना हुआ है ना, या ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना हुआ है ना, और मेक इन इंडिया जैसे चीज़ों को बढ़ाना हुआ। जैसे इसमें क्या है, 114 में से 90 विमान कहाँ पर बनेंगे, भारत में बनेंगे। इससे क्या होगा भाई, इससे एक तो भारत फ्रांस के संबंध भी क्या होंगे, और गहरे होंगे, है ना, कि फ्रांस क्या कर रहा है, भारत के साथ मिलकर रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार क्या कर रहा है, एक टाई अप कर रहा है, जिससे क्या होता है, भरोसा होता है एक दूसरे को, है ना। फिर समुद्री सेना के बारे में भी है, समुद्री सुरक्षा के भी बारे में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अब जो तीसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब जो अब फर्दर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुझे नहीं पता अभी कौन से नंबर की है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ओपोनेंट्स नॉट एनिमीज, है ना। तो ये एक लेख था, कहाँ पर लेख था, ये इंडियन एक्सप्रेस का लेख था। तो यहाँ पर क्या खबर थी, देखो, संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच टूटते भरोसे और गिरते स्तर पर चिंता जताते हुए यह लेख सुषमा स्वराज के सिद्धांतों को याद करता है कि राजनीति में हम सिर्फ विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। हम सब का मतलब, चाहे वो ओपोजिशन है, चाहे वो अपनी बैठी हुई सरकार है ना, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो अपनी बैठी हुई सरकार है, दोनों का काम क्या होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे क्या थे, हमने कल वाले डीएनए में देखा था, जो पिछला डीएनए है, हमने देखा था कि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, किसके खिलाफ, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, ठीक है। आर्टिकल हमने पता था 94 में उनको 14 दिन पहले नोटिस देना था, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वे संसद की अध्यक्षता में भाग नहीं लेते, वे संसद की अध्यक्षता नहीं, मतलब वो संसद की अध्यक्षता नहीं करते। ये कौन से आर्टिकल में है, 96 आर्टिकल में है, ये इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा स्पीकर को हटाना कौन से आर्टिकल में, 94C में है, ठीक है। तो ये जो जितने भी क्या है आर्टिकल है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। कहां पर बात आई, तो 4 स्टार डेस्टिनी से बात आई थी। और ये पुस्तक किसकी थी, तो एम एम नरवाणे जी की थी। ये क्या थे, पूर्व सैनिक जनरल थे अपने, ठीक है। एम एम नरवाणे क्या थे, पूर्व सेना प्रमुख जनरल थे, है ना। तो आपको ये किताब के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ये कथन भी पूछा जा सकता है कि हम विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। ये कथन किसका है, तो ये सुषमा स्वराज जी का कथन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो जीएस पेपर 2 में आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, संसदीय मानकों में गिरावट, बिल चर्चा, देखो बिना चर्चा के बिल पास हो रहे हैं और संसद में व्याख्यान आम हो रहा है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी चीज़ें कम हो तो जो अपना जो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं वो डिक्टेटरशिप वाले रोल प्ले अदा करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा सरकार को बैलेंस वे में चलना चाहिए। किसी भी देश में विपक्ष उतना ही मजबूत इंपॉर्टेंट है जितना सत्तारूढ़ पक्ष इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विपक्ष का मजबूत होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पर बताया गया कि 118 जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने क्या करा है, लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया उस नोटिस पर क्या करें, हस्ताक्षर करें। तो ये भी दिखाता है। फिर संसदीय सुरक्षा और मर्यादा में भी क्या हुई है, गिरावट आई है। यहाँ पर भी क्या लगे हैं, प्रश्न चिन्ह लगे हैं। पक्ष और विपक्ष के रिश्तों में कैसे गिरावट आ रही है, इसका ये क्या है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। राजनीतिक नैतिकता का क्या है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है न्यू इन्फ्लेशन सीरीज, ठीक। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रबल है। तो यहाँ पर क्या बताता है, जो एनएसओ है, एनएसओ ने मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक नई सीरीज जारी की है, जिसका आधार वर्ष क्या है, 2024 कर दिया गया है, जो पहले क्या था, 2012 था। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या है, जारी करता क्या है, नई सीरीज है, एनएसओ ने जारी करी है। इसका जो बेस ईयर है 2012 से क्या कर दिया गया है, 2024 कर दिया गया है। सर्वेक्षण का आधार क्या बताया, यह बदलाव घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें खाद्य भारांश कितना है, तो पुरानी सीरीज में था 45.86% और नई सीरीज में कितना है, 36.75%। मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या बोला गया, तो आरबीआई का मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य होता है +-4 होता है ना, 4 ± 2,
ठीक है। 4 ± 2 मतलब 2 से कम नहीं होनी चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेख के अनुसार जनवरी में नई सीरीज के तहत महंगाई कितनी थी, 2.75% थी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगामी बदलाव क्या है, इसके बाद जल्द ही जीडीपी और आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी नई सीरीज आने वाली है। तो ये आपके लिए क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये क्या है, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में, और जीएस पेपर 3 होगा यहाँ पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्या है, सीधे सीधे रिलेट करता है मेंस के लिए। उपभोक्ता पैटर्न में बदलाव, तो 2012 से 2024 के बीच में भारतीयों के खर्च करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। अब लोग खाने पीने पर अपनी कुल आय का कम हिस्सा खर्च रहे हैं, और यही क्या है, एंजल लॉ है, ठीक है। ये एंजल लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, देखो एंजल लॉ आपके पास एग्जाम में कभी भी आ सकता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी आ सकता है और मेंस एग्जाम में भी आ सकता है। तो एंजल लॉ क्या कहता है, एंजल लॉ कहता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर खर्च का प्रतिशत कम होता है, ये क्या कहलाता है, एंजल लॉ कहलाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है ये जो नया सर्वे है ना, जो ये नई सीरीज है, वो भी क्या कह रही है, यही कह रही है, ठीक है, कि लगातार जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है, लोग अपना भोजन में खर्च क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यही क्या है, एंजल्स लॉ है, ठीक है, यही क्या है, एंजल लॉ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, प्री का फैक्ट तो है ही है, साथ में मेंस का फैक्ट भी है, इसको लिख लेना, ये आपके पेपर में कभी भी आ सकता है। खाद्य पदार्थों का भार कम होना, नई सीरीज में खाद्य और पेय पदार्थ का वेटेज पहले था 45.86% और अब कितना है, 36.75% के आसपास है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत अस्थिर वोलेटाइल होती है, जैसे प्याज टमाटर के दाम अचानक बढ़ना या अचानक कम होना। इनका वोलेटाइल कम होने से अब हेडलाइन इन्फ्लेशन में अचानक बड़े उतार चढ़ाव कम देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया भी है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हम प्रिलिमिनरी 360 सीरीज कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फूड और फ्यूल इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मौद्रिक नीति का पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आरबीआई अपने ब्याज दरें तय करने के लिए सीपीआई का उपयोग करती हैं, है ना। पुरानी सीरीज में खाने की कीमतों पर असर बहुत ज़्यादा था, जिससे कई बार सही तस्वीरें नहीं मिलती थी। नई सीरीज में आरबीआई को ब्याज दरें तय करने से ज़्यादा सटीक डेटा मिलेगा, क्योंकि इसमें गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाएं बेहतर प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो ये क्या है, सीपीआई इंडेक्स ही है, ठीक है, ये क्या है, सीपीआई इंडेक्स है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई पढ़ते हैं ना, तो सीपीआई इंडेक्स पहले क्या था, इसका बेस ईयर क्या था, 2012 था, लेकिन अब सीपीआई का बेस ईयर क्या हो चुका है, 2024 हो जाएगा, है ना। डिजिटल अर्थव्यवस्था का समावेशन, महंगाई की टोकरी में अब ऑनलाइन मीडिया जैसे ओटीटी हो गया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गया, ग्रामीण आवास हो गया, बेबी सिटर्स हो गया, व्यायाम के सामान हो गया, जैसे कई नई चीज़ों को इसमें क्या कर रहा है, जोड़ा गया है। यह दिखाता है कि नीति निर्माण में आधुनिक जीवन शैली भी क्या ले रही है, जगह ले रही है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक प्रिलिमिनरी एग्जाम भी है। यहाँ पर आपने एंजल्स लॉ पढ़ा, आपने यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन पढ़ा, आपने देखा कि सीपीआई का बेस ईयर क्या हो चुका है, 2024 क्या करा गया है, इसका निर्धारित किया गया है। पहले क्या था, 2012 था। फिर आपने इसकी प्रतिशत वेटेजेस भी देखे हैं, भारांश भी देखा है कि खाद्य और पेय पदार्थों का पहले वेटेज कितना था, उसको अब कितना कर दिया गया है ना। तो ये आपके पास क्या है, एमसीक्यू है। उम्मीद है आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। फिर वैल्यू ऑफ द किंग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साथ में मेंस के लिए जीएस पेपर 1 में इसको क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्र की प्रसिद्ध वैल्यू ऑफ द किंग, देखो सीधे सीधे एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि वैल्यू ऑफ द किंग किस देश से संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है भाई, मिस्र से संबंधित है। कि दीवारों पर शोधकर्ताओं को तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत, प्राकृतिक भाषाओं में लिखे 2000 साल पुराने भारतीय नाम मिले हैं, जो साबित करते हैं कि प्राचीन भारतीय केवल व्यापारी नहीं थे, बल्कि क्या थे, पर्यटक भी थे। देखो अब क्या पता चलता है कि हम पहले क्या जोड़ते थे, एंशिएंट हिस्ट्री में दो चीज़ों को केवल हम व्यापार से जोड़ते थे, ठीक है। लेकिन अब जब वैल्यू ऑफ द किंग्स में ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृतिक भाषाएं मिलना शुरू हो गई हैं, तो अब इससे क्या पता चलता है कि व्यापार ही नहीं, बल्कि अब हम वहाँ पर क्या करते थे, एज अ टूरिस्ट बन के भी जाते थे,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्थान क्या है, ये शिलालेख कहाँ मिले हैं, तो वैली ऑफ द किंग्स में मिले हैं। और वैली ऑफ द किंग्स कहाँ पर है, मिस्र में है। कौन कौन सी भाषाएं मिली हैं, तो तमिल हो गया, ब्राह्मी हो गया, संस्कृत प्राकृतिक हो गया। ठीक है, कालखंड क्या बताया गया है, तो 1 से 3 मतलब ईस्वी में बताया गया है। विशिष्ट नाम सबसे ज़्यादा बार कौन सा नाम मिला है, तो सीके कोरन मिला है, सीके कोरन मिला है। और ये कहाँ से रिलेट करता है, तो शहात वंश से, शहरात वंश से रिलेट करता है सीके कोरन। ठीक है, तो पश्चिमी भारत का एक राजवंश क्या था, शहारत था, एक राजवंश था। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रिलिमिनरी डेटा है, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैली ऑफ द किंग्स हो गया, कौन कौन सी भाषाएं हो गई, कौन सी शताब्दी हो गई, कौन से शब्द हो गए, और कौन सा वंश हो गया, शहारत वंश हो गया। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि वहाँ हम केवल क्या करने नहीं जाते थे, व्यापार ही करने नहीं जाते थे, बल्कि पर्यटन करने भी जाते थे। इससे ये पता चलता है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में आप सीधे सीधे इसको हिस्ट्री एंड कल्चर से सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। तो प्राचीन वैश्वीकरण, यह खोज दर्शाती है कि ईसा की 1ली और 3री शताब्दी के बीच भारत और रोमन साम्राज्य के बीच कितने गहरे संबंध थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच के संबंधों को स्पष्ट कीजिए, मेंस में क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, तो आप इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। भारतीय केवल तटों तक सीमित नहीं थे, बल्कि मिस्र की भीतरी इलाकों तक यात्रा करते थे। और भीतरी इलाकों तक यात्रा करना कोई व्यापार के लिए नहीं हो सकता, वो किसके लिए भी हो सकता है, पर्यटन के लिए भी हो सकता है। बहुभाषी समाज, वहाँ मिले नए मिश्रित संस्कृति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए एक नाम सिके कोरोन मिला है, इसमें सिके संस्कृत शब्द है और कोरोन तमिल शब्द है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक मिलन को विदेश में भी दर्शाता है, विदेशों में भी दर्शाता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कोरन क्या है, तमिल भाषा का शब्द है। सिके क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है ना। तो अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर उत्तर भारत के लोग ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के लोग, मतलब यानी कि उत्तर और दोनों दक्षिण भारत के लोग या उत्तर भारत के लोग भी क्या जाते थे, बाहर जाते थे। ठीक है, फिर साक्षरता के प्रमाण क्या है, ये नाम दीवारों पर उकेरे गए हैं। ठीक है, यह बताते हैं कि उस समय के भारतीय व्यापारी और यात्री साक्षर थे और अपनी पहचान छोड़ने के प्रति क्या थे, जागरूक थे। जैसे आप भी देखते होंगे कई पत्थरों में कई सुनहरे सुनहरे दिल बनाए जाते हैं, उनमें नाम लिखे जाते हैं। तो जैसे जागरूक आपके बच्चे हैं, वैसे जागरूक कौन थे, ये भी थे। मैंने जस्ट याद रखने के लिए बताया। ठीक है, फिर संगम युग का क्या महत्व है, तो तमिल ब्राह्मी लिपि का मिलना संगम काल के दौरान पश्चिमी देशों के साथ दक्षिण भारत के व्यापारिक प्रभुत्व को सिद्ध करता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। संगम एज के बारे में भी बताता है कि तमिल ब्राह्मी भाषा का कहाँ पर मिलना, तो वैली ऑफ द किंग्स में मिलना। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, मेंस का क्वेश्चन है। आई होप आप में से कोई इसका क्या करेगा, आंसर लिखेगा और मुझे कहाँ पर भेज देगा, टेलीग्राम में भेज देगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके क्वेश्चन से एक स्टेप ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर लिखोगे तो आप अपने जब भी आप मेन से लिखोगे ना, वहाँ के लिए आप क्या हो जाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चनों के जरा आंसर लिखने की जरूर कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, अब लास्ट में देखते हैं एक स्टैट्यूटरी बॉडी को देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी सिफारिश किसने दी थी, तो संतानम समिति की सिफारिश पर किया गया था 1962 से 64 में। यह समिति भ्रष्टाचार निवारण पर बनी थी। तो पूछ सकते हैं कि संतानम समिति का संबंध किस चीज़ से है, तो भ्रष्टाचार निवारण से रिलेटेड है। किस चीज़ का, संतानम समिति का संबंध किससे है, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। इसे 1964 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया था, तो 2003 में बनाया गया था इसको। ठीक है, संसद द्वारा CBC एक्ट पारित करके इसको क्या बनाया गया था, वैधानिक निकाय बना दिया गया था। स्वतंत्रता क्या है, यह किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है, ये सीधे संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी। तो पूछा जा सकता है आपको कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है, तो किसके प्रति उत्तरदायी है भैया, संसद के प्रति उत्तरदायी है। CBC एक बहु सदस्यीय निकाय, इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और दो मतलब अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो देखो इनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करती है। इनकी नियुक्ति कौन करती है, 3 सदस्यीय समिति करती है। एक प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता क्या करते हैं, इसकी
वो करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं, किनके, सीबीसी के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, केंद्र गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता। यदि विपक्ष का नेता नहीं होता तो सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता ही इसमें क्या हो जाता है, उसका एक सदस्य बन जाता है। किसका, संसदीय 3 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बन जाता है। इनका टेन्योर कितना होता है, तो 4 वर्ष। देखो यहाँ पर देखो 4 वर्ष, एकमात्र हम सीबीसी का ही पढ़ रहे हैं जो 4 वर्ष का क्या है इनका टेन्योर है, और 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो जाए वही हो जाते हैं। देखो क्या नोट है, सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए क्या नहीं है, पात्र नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कार्य और शक्तियां क्या है, तो सीबीआई की निगरानी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का है, 1998 का है, के तहत अपराधों की जानकारी के लिए सीबीआई के कामकाज की निगरानी करना। अनुशासनात्मक मामलों में सलाह, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के पर सलाह देना। जांच क्या है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो सीबीसी उसकी जांच का आदेश दे सकता है। सीबीसी खुद जांच नहीं, एजेंसी नहीं है, वो किनको देता है, सीबीआई को देता है या विभागीय सतर्कता अधिकारियों को उसकी क्या कराता है, जांच करवाता है। फिर विसल ब्लोअर, देखो विसल ब्लोअर कौन होते हैं, मुखबरी, जो मतलब क्या करते हैं, अंदर की जानकारी देते हैं, तो उनको भी क्या करता है, या सुरक्षा प्रदान करता है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पमला 2002 का है। ठीक है, ये एक्ट के तहत संदिग्ध लेन देन की जानकारी भी प्राप्त करना इसका क्या है, काम है। ठीक है, फिर इसका क्षेत्राधिकार क्या है, तो सीबीसी का अधिकार क्षेत्र निम्न अधिकारियों तक है। पहले जितने भी ग्रुप ए के अधिकारी होंगे वो होंगे इसमें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पीएसबी और के स्केल 5 और उससे ऊपर के अधिकारी होंगे। आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी के ग्रेड डी और उससे ऊपर के अधिकारी होंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों पीएसयूज के मुख्य अधिकारी और बोर्ड सदस्य भी क्या आते हैं, इसकी निगरानी में आते हैं। ठीक है, सीमाएं क्या है, तो सलाहकारी प्रकृति है इनकी। ठीक है, इनके जो सरकार को क्या देते हैं, कोई भी बात बताते हैं तो सरकार पे वो बाध्यकारी नहीं होती। खुद एक जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि किस पे वो है, ये आश्रित है, तो सीबीआई की जांच या मुख्य सतर्कता अधिकारियों सीवीओज के पर निर्भर है। मंजूरी की आवश्यकता, तो संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए सरकार की अनुमति इनको लेनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को कई बार चुनौती दी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्या है, एमसीक्यू है। आई होप आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में क्या थी, बहुत ही सारी जो न्यूज़ है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक